14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो आने वाले वक्तों में उन सभी मुकदमों पर असर डालेगा जिनमें चश्मदीद गवाहों की गवाही आती है। चश्मदीद गवाह जो आई विटनेस होते हैं, जिन्होंने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा होता है, कानों से सुना होता है। वे सब लोग जो मुकदमा कर रहे हैं या भुगत रहे हैं या अपने क्लाइंट्स का केस कर रहे हैं, वे सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। आरोपी, एडवोकेट, जज, लॉ ऑफिसर सब कोई प्रभावित होने वाले हैं। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट रिंग ऑफ ट्रूथ का हवाला दिया है। उन्होंने इस बाबत कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सबके सामने अब कुछ कानूनी सवाल मुंह खोलकर खड़े हो गए हैं। क्या अब झूठे गवाह अपनी गवाही को, झूठी गवाही को कानून का कपड़ा पहनाकर कोर्ट में पेश किया करेंगे? क्या ट्रायल कोर्ट जज अब झूठे गवाहों को भी इस निर्णय की आड़ में विश्वसनीय गवाह कह सकेंगे? क्या अब आरोपियों और डिफेंस काउंसिलों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाने वाला है? ये सवाल आज के ज्वलंत प्रश्न हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई हैं जिन्हें रिंग ऑफ ट्रूथ के नाम से अब सभी कोर्टों को अपनी कार्रवाई में लाना पड़ेगा। केस का नाम है शाहजहां या शाहजान इस्माइल मोहम्मद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल अपील ऑफ 739 ऑफ 2017, जो अभी 14 जुलाई 2022 को तय हुई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, चश्मदीद गवाहों के गवाही के मूल्यांकन में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है, क्या मामले की परिस्थितियों में घटना स्थल पर या मौके पर उनकी उपस्थिति को विश्वसनीय माना जा सकता है? दूसरा, क्या उनकी गवाही में स्वाभाविक रूप से कुछ भी असंभव है या अविश्वसनीय है? और यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो वह एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह के रूप में कोर्ट के सामने माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जिसकी धारा 302 आईपीसी के तहत सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक तर्क यह था कि इस मामले में जो चश्मदीद गवाह प्रोसिक्यूशन लेकर आया है, उनकी गवाही बहुत अविश्वसनीय है, वे वहां मौके पर थे ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सिद्धांत रखे हैं, उनमें से पहला सिद्धांत, एविडेंस ऑफ विटनेस का मूल्यांकन करते समय दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या सारे एविडेंस में रिंग ऑफ ट्रूथ प्रतीत होता है। एक बार यह दिख जाने के बाद निश्चित रूप से कोर्ट के लिए जरूरी है कि वह एविडेंस की गहरी पड़ताल करे कि तमाम कमियों, कमजोरियों और दोषों के बाद भी वह अपनी पुरानी बात कह रहा है या बात के आशय में बदलाव आ गया है। क्या वह विश्वास के अयोग्य हो गया है? दूसरी बात जो चश्मदीद गवाह के बारे में ट्रायल कोर्ट्स को ध्यान रखनी है, यदि जिस न्यायालय के समक्ष गवाह अपनी गवाही देता है उसे गवाह द्वारा कही गई बात के सामान्य आशय के बारे में राय बनाने का अवसर मिलता है, तो अपीलेट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट के द्वारा अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को उचित महत्व देना संभव हो पाएगा। हाँ, वजनदार और खास कारणों से किसी गवाह की गवाही को अस्वीकार किया जा सकेगा और गवाही में किसी मामूली और सामान्य परिवर्तन से उस गवाही को अस्वीकार करना अब उचित नहीं होगा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब चश्मदीद गवाह को लंबे समय तक क्रॉस किया जाता है तो उसमें कुछ विसंगतियां आ जाना काफी संभव है, लेकिन अदालतों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी गवाह की गवाही में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि अदालत को वह गवाही को खारिज करना पड़े। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, छोटी मोटी विसंगतियां जो मामले की तह तक न जाती हों या उसमें उनकी केंद्रीय भूमिका ना हो या गवाही में से कुछ इधर से कुछ उधर से वाक्यों को लेकर बहुत टेक्निकल दृष्टिकोण अपनाया गया हो, जांच अधिकारी द्वारा की गई छोटी मोटी तकनीकी गलतियों को बहुत अधिक तूल दे देना या महत्व दे देना आमतौर पर गवाही को पूरी तरह अस्वीकार करने के लिए नाकाफी होंगे। अगली बात पांचवी उन्होंने कही, किसी घटना के विवरण में आने वाले डिफरेंसेस चाहे दो गवाहों की गवाही के बीच में हो या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच में हो, इन पर अपनाया जाने वाला कोर्ट का दृष्टिकोण व्यवहारिक होना चाहिए, वह अत्यधिक टेक्निकल नहीं होना चाहिए। अगली बात उन्होंने कही, मोटे तौर पर एक गवाह से फोटोग्राफिक मेमोरी रखने की और किसी घटना के विवरण को अक्षर से याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके मन की स्क्रीन पर कोई वीडियो टेप फिर से चलाया जा सकता हो, कुछ तो भूल चूक हो ही जाएगी। सातवां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा, आमतौर पर ऐसा होता है कि गवाह के ऊपर घटनाओं का मानसिक असर भी होता है। गवाह उस घटना के असर में तत्काल आश्चर्य भर जाता है। इसलिए गवाह द्वारा उन मानसिक झटकों को जो उसे घटना को देखते वक्त लगते हैं, उन मानसिक झटकों को जल्ब करने की क्षमता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वह उन घटनाओं से विचलित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात कही कि पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सब में अलग अलग होती है। एक ही बात सबको दिखाओगे तो अलग अलग तरीके से वो उसको देखेंगे। एक बात जो नोटिस करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के दिमाग पर कोई छवि उभारेगी और जबकि दूसरे के दिमाग में दूसरी छवि उभारेगी। 9वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मोटे तौर पर लोग किसी भी बातचीत को ठीक से याद नहीं रख सकते हैं। उनके द्वारा उपयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए शब्दों को पुनः पेश नहीं कर सकते हैं। वे केवल बातचीत के मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं। एक गवाह को हम कोई मानव टेप रिकॉर्डर नहीं मान सकते। यह बहुत गैर मुनासिब बात है। 10वां पॉइंट, उन्होंने कहा, किसी घटना के सटीक समय का या किसी घटना की समय अवधि का गवाही के दौरान लोग आमतौर पर अनुमान लगाते हैं और ऐसे मामलों में लोगों में बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाने की क्षमता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर यह उन गवाहों के बोध पर निर्भर करता है और यह अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति किसी घटना को छोटा कह सकता है, कोई व्यक्ति किसी घटना को लंबी अवधि का कह सकता है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, साधारणतः एक गवाह से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन घटनाओं के क्रम को यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमेशा ठीक ठीक याद कर लेगा जो बहुत तेजी से घटित हुई हो या बहुत थोड़े से समय में ही घटित हो जाती हो। गवाही के दौरान वे लोग प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि वे शायद कंफ्यूज हो गए हों। 12वां पॉइंट, उन्होंने बताया, एक गवाह पूरी तरह से सच्चा है। अदालत के माहौल और वहां पर वकील द्वारा पूछे जाने वाले बहुत पेनिट्रेटिंग क्रॉस एग्जामिनेशन से घबरा जाता है और घबराहट में तथ्यों को मिला देता है, घटनाओं के क्रम के बारे में भ्रमित हो जाता है या कल्पना से बाकी सब डिटेल्स को कोर्ट में कहने लगता है। तो ऐसी बातों पर भी ट्रायल कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि गवाह घबरा के तो कहीं ऊक चूक नहीं कर रहा है। 13वां पॉइंट, गवाह के मन में यह डर होता है कि कहीं वह मूर्ख ना दिखे या कहीं वह अविश्वसनीय ना दिखे, हालांकि वह अपनी बातों को सच्चाई के साथ कहना चाहता है। तो जहां भी ऐसा हो तो वह अपने आप को इन संभावनाओं से बचाने की कोशिश करेगा। संभव है पहला बयान कोर्ट में हुई गवाही के साथ असंगत दिखाई देता हो, लेकिन पूरी तरह अविश्वास के लिए इतना नाकाफी है। कसौटी यह होनी चाहिए कि बाद वाला बयान पूरे बयान को जो पहले दिया गया है उस बयान को पूरी तरह से गलत और असंगत साबित कर देता हो। 14वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही का मूल्यांकन करने में दो प्रमुख आधार होने चाहिए। पहला, क्या पूरे मामले में गवाह की मौके पर उपस्थिति सिद्ध होती है, और दूसरा, उसकी गवाही में असंभव या अविश्वसनीय होने जैसी कोई बात कही गई है या नहीं कही गई है। कोर्ट को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस गवाह की गवाही और दूसरे सबूत और गवाहियां मिलकर एक ही बात कहते हैं या परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। कोर्ट इसी तरह से इसका मूल्यांकन कर सकेगा। अंतिम बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि हालांकि ऐसे मामलों में जहां आरोपी केवल इनकार करता है, प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही अपने स्वयं के आधार पर टिकाऊ होनी चाहिए। लेकिन जहां आरोपी एक निश्चित दलील देता है जो कि प्रोसिक्यूशन केस के बिल्कुल खिलाफ जाती है, उसके विरुद्ध है, तो ऐसी गवाही के मूल्यांकन के समय इस तरह की दलील जो आरोपी ने दी है और पूरे मामले की प्रकृति और इसके संबंध में सभी संभावनाओं को भी कोर्ट को ध्यान में रखना होगा। तो ये 15 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताए और इन सिद्धांतों को मामलों के तथ्यों पर लागू करते हुए पीठ ने कहा कि दोनों अदालतों ने यानी कि ट्रायल कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों चश्मदीद गवाहों पर सही रूप से विश्वास किया है। अदालत ने कहा, दो चश्मदीद गवाहों की गवाही में ऐसा कुछ भी अंतर्विरोध या विसंगति नहीं दिखाई देता है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि ये सच्चे और विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं है। यहाँ चश्मदीदों के पूरे सबूत को खारिज करने के लिए एक या दो छोटी मोटी चूक पर्याप्त नहीं है। पीठ ने
इसके बाद उन आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया और उनको सजा के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ इन बिंदुओं के बाद यह आवश्यक है कि कहीं ट्रायल कोर्ट अब इन गाइडलाइंस का सहारा लेकर झूठे गवाहों को, फर्जी गवाहों को, जिन गवाहों को सिखा पढ़ा कर लाया जाता है, उन गवाहों को भी तो कहीं विश्वसनीय गवाहों की श्रेणी में नहीं रख देंगे। और यदि ऐसा होगा तो इससे आरोपियों को अपूरणीय क्षति होने का अंदाजा है। इन गाइडलाइंस को जारी करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह कानूनी दायित्व भी आ जाएगा कि वह इन बातों को बहुत गौर से देखे और इस बात का ध्यान रखे कि सभी ट्रायल कोर्ट्स केवल उन्हीं सीमाओं तक इन बिंदुओं को माने जिन सीमा तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कहीं इनकी आड़ में झूठी गवाहियों को वह कोर्ट रिकॉर्ड पर लाकर आरोपियों को सजा ना करने लगे। इसका बहुत बड़ा खतरा है। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।